हेलो एवरीवन, मैं दीपेश। और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी हमने स्टार्ट की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की किस किस वे में पढ़ी जाती है, एनालॉग डिजिटल के बारे में पढ़ा था। तो हम आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने बताया था कि ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर और वैक्यूम। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी द्रव्य या फिर वैक्यूम निर्वात में जो फ्लो है उसको पढ़ा जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसका यूज़ डिवाइस में कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कितने टाइप की होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दो टाइप थे, एनालॉग और डिजिटल। इसमें स्टडी की जाती है वेरिएबल सिग्नल की, इसमें स्टडी की जाती है ऑन एंड ऑफ कंडीशन, दो ही कंडीशन होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट सिग्नल की। ठीक है, फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस है, जैसे नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन नेटवर्क की है, उस नेटवर्क क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स और साथ में सर्किट एलिमेंट। अब इलेक्ट्रिकल सोर्स का मतलब होता है जैसे बैटरी जोड़ते हैं हम, या फिर हम ऐसी करंट सोर्स दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सोर्स हो गया। अब सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं, सर्किट एलिमेंट का मतलब रेजिस्टेंस जोड़ दिया उसमें, मतलब प्रतिरोध वगैरह सब कुछ, ये चीज़ें जो है जितने भी प्रेरकत्व जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ दिया, डायोड ट्रायोड, ये सारे क्या होते हैं सर्किट एलिमेंट, मतलब विद्युत अवयव इनको बोल सकते हैं। इन सब का जब कनेक्शन होता है, इन सब का क्या होता है कनेक्शन, तो क्या बनता है नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक सोर्स जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस है, बल्ब है, कुछ भी जोड़ दो, ये सारे क्या है, ये तो है आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, और ये क्या है इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो इन सब से मिलके क्या बना, इन सब के कनेक्शन से क्या बना नेटवर्क। तो सोर्स प्लस सर्किट एलिमेंट्स कनेक्शन कर दिया तो क्या बन गए नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क सोर्स के बेसिस पे माने तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव होता है विद इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक सेकेंड, तो एक्टिव जो नेटवर्क होते हैं विद इलेक्ट्रिकल सर्किट इन ऑन कंडीशन। जब कोई सोर्स लगा हुआ है और वो भी ऑन कंडीशन में है तो वो सारे नेटवर्क कैसे हो जाते हैं एक्टिव। ठीक है, अगर कोई सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है, या फिर क्या है अगर है भी तो वो ऑफ कंडीशन में, तो वो कैसे होते हैं पैसिव। ये होते हैं सक्रिय और ये होते हैं निष्क्रिय। मतलब सक्रिय मतलब वो जिसमें आपका ऊर्जा स्रोत जो जुड़ा हुआ है वो ऑन कंडीशन में हो, और निष्क्रिय में वो होंगे जिनमें या तो इलेक्ट्रिकल सोर्स जुड़ा हुआ ही नहीं है, और अगर जुड़ा हुआ है तो वो किस में है ऑफ कंडीशन में है, तो वो कैसे हो गए पैसिव। मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो होगी। और ये जो कंसेप्ट है पैसिव का, ये यूज़ आता है किसमें मोस्टली स्टडी में, कि एक पैसिव सर्किट को दूसरे पैसिव सर्किट के इक्विवेलेंट माना जा सकता है, क्योंकि दोनों में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो दोनों को सेम माना जा सकता है। तो मतलब एक सर्किट जिसमें क्या है इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है, या फिर वो ऑफ कंडीशन में है, मतलब वो क्या है निष्क्रिय जाल है, तो उसको दूसरे निष्क्रिय जाल के हम तुल्य मान सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, थोड़ा बहुत और नेटवर्क के बारे में। ठीक है, नेटवर्क उन नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं जिसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो जिनमें दो इनपुट है और दो आउटपुट, टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स क्या होते हैं, द इम्पोर्टेंट टर्म। अभी तक जहाँ तक मुझे पता है टर्मिनल्स का ये कन्फ्यूजन रहता है, टर्मिनल्स किससे बोले। टर्मिनल्स वो चीज़ है जहाँ पर या तो आप वोल्टेज देते हो या वोल्टेज लेते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोड रेजिस्टेंस लगाते हो, ठीक है, आउटपुट पे आप क्या लगाते हो लोड रेजिस्टेंस। तो जहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए ये कोई सर्किट है, जैसे यहाँ पे बैटरी जोड़ी है आपने, एंड फाइनली यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा ZL। तो ये जो दो टर्मिनल्स है जिसके बीच में लोड रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, ठीक है, ये टर्मिनल्स आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। वो टर्मिनल्स जहाँ से इसको इनपुट दिया गया है वो टर्मिनल्स क्या कहलाते हैं इनपुट टर्मिनल, जिनके बीच में बैटरी जुड़ी हुई है क्या कहलाते हैं इनपुट टर्मिनल। तो ये दो टर्मिनल हो गए और ये दो टर्मिनल हो गए, तो ये इनपुट और ये आउटपुट टर्मिनल। अब समझने वाली बात क्या है कि टर्मिनल्स होते क्या है। तो टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स का मतलब वो होता है कि जहाँ पर आप या तो क्या करते हो वोल्टेज देते हो, वोल्टेज दोगे, और या फिर क्या हो लोगे। ठीक है, तो दोनों की चीज़ें क्या है आपका वोल्टेज सोर्स है, या जिन दो सिरों के बीच में आप वोल्टेज निकालते हो ज्ञात करते हो वो भी क्या होते हैं दो सिरे टर्मिनल्स कहलाएंगे। ठीक है,
तो टर्मिनल्स हमने यहाँ पे बात की है, तो 1 डैश इनपुट है, 2 डैश क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट टर्मिनल्स। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 4 टर्मिनल। तो ये नेटवर्क कैसा होगा, 4 टर्मिनल नेटवर्क होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अगर 1 डैश इज इक्वल टू 2 डैश, मतलब कि जो एक इनपुट वाला है वो दूसरे आउटपुट वाले दोनों सेम है, मतलब कॉमन है, बीच में कोई तार जुड़ा, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ, ना कोई दूसरा एलिमेंट है, एक सीधा तार जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक बराबर 1 डैश इज इक्वल टू 2 डैश, 1 डैश इज इक्वल टू 2 डैश, मतलब कि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों क्या है, कॉमन इन आउटपुट। तो आउटपुट और इनपुट में ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है तो इसका मतलब ये दोनों 2 बार काउंट नहीं होके एक बार ही काउंट होगा। तो 1 और 2 और ये पूरा कितना हो गया, 3। तो टोटल कितने टर्मिनल हो गए, 3 टर्मिनल्स। ओके डन। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 टर्मिनल का डिवाइस था, इसको देखिए, ठीक है, 4 टर्मिनल से, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब मैंने बात की, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे तो ये तो टर्मिनल होने चाहिए, तो इनको तो 2 क्यों, 4 ही काउंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 काउंट होते हैं। कैसे काउंट होते हैं, क्योंकि मैंने बात की कि जहाँ पे वोल्टेज दी जाती है, ली जाती है, यहाँ पे आप वोल्टेज ले सकते हो बीच में ZL जोड़ के, यहाँ से आपको वोल्टेज दी जाती है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे कोई प्रकार का वोल्टेज नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 2 ही टर्मिनल्स है, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं, ठीक है। आउटपुट वाले टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, मतलब जब सीधा जोड़ देते हैं, सीधा तार से मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो 2 इज शॉर्ट सर्किट, सो हियर इज ओनली 2 टर्मिनल्स, तो ये क्या कहलाता है, 2 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। इसके बारे में इसके अलावा हम बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स 2 टाइप के होते हैं। सोर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट, हमें पता लगता है 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अगर मैं बात करूँ उसकी जगह ये दिया जाए कि 10 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है, या 20 एम्पियर की धारा आ रही है, 15 एम्पियर की धारा आ रही है, तो वो क्या है, करंट सोर्स। अब जब भी वोल्टेज सोर्स होगा, अब ये अपना सर्किट है, यहाँ पे अपने को बैटरी जोड़नी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ कि जैसे क्या खेल रहा है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी के तार को हमने यहाँ पे कनेक्शन कुछ किए हुए हैं रेजिस्टेंस के और के, इस सर्किट से हमने जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस समझ लो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो है अलग, और इसको हम समझते हैं। इसकी जगह क्या होता है, जब हम पढ़ाई कर एनालिसिस करते हैं तो इसको तो बैटरी को तो ऐसे मान लिया जाता है, साथ में ये माना जाता है कि इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रतिबाधा जुड़ी हुई, इम्पीडेंस जुड़ी हुई। इसके आगे का ये चीज़ सेम, मतलब यहाँ तक तो वो ये 2 टर्मिनल्स वाला हो गया और बैटरी समेत, और ये आगे ऐसे होता है, आगे का पूरा सेम। तो मतलब कि जब भी बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी अगर हम कहते हैं 5 वोल्ट की है, तो 5 वोल्ट नहीं देके 4.8 वोल्ट देती है, 4.7 वोल्ट देती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या उसके साथ में क्या जुड़ा होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध। मतलब बैटरी के अंदर क्या होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है जो उसकी बैटरी के वोल्टेज को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो दैट इज़ वाई कि बैटरी से जो वोल्टेज आएगी वो 5 वोल्ट नहीं होकर कम आएगी। तो ये माना जाता है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसकी सीरीज़ में क्या जुड़ा होता है, आपका एक इम्पीडेंस जुड़ी होती है, जिसको हम उसकी इंटरनल इम्पीडेंस या उसकी आंतरिक प्रतिबाधा कहते हैं। बाकी सर्किट एज इट इज़। तो ये बैटरी, ये आपका सर्किट जिसको आपने जोड़ना है, तो वोल्टेज सोर्स जैसे जुड़ेगा तो उसके साथ क्या जुड़ेगी, आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ेगी। सेम करंट सोर्स, करंट सोर्स में क्या होता है, करंट दी जाती है, करंट सोर्स। अब देखिए करंट सोर्स के अंदर कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है, वही बैटरी, लेकिन उस बैटरी में अपने को करंट कैसे मिलनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये करंट सोर्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ जो प्रतिबाधा जुड़ती है वो किस में जुड़ती है, पैरेलल में जुड़ती है, ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। इसकी बात सिंपल यही बात है कि जब हम एक वोल्ट मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, एक एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेम कनेक्शन होते हैं। तो ये वही वाली कहानी है, ठीक है। आगे आपका सर्किट एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। अब वोल्टेज सोर्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसके अंदर आपको जो है इस रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं मिले, मतलब यहाँ पे एक सीधा तार जोड़ दिया जाए, तो Zin की वैल्यू क्या होगी, 0। उस कंडीशन में 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट का ही आपको आगे मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया 1 ओम का, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा बह रही है,
ठीक है। तो 1 एम्पियर की धारा अगर इसमें बह रही है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर 1 गुणा 1 इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो कितना वोल्ट मिलेगा आगे, 4 वोल्ट ही मिलेगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यहाँ पे वोल्टता का पतन हुआ है, वोल्टता रेजिस्टेंस के कारण कम कर दी गई, तो कितनी मिलेगी, 4 वोल्ट, ठीक है। तो यही अगर ये 0 हो तो मतलब सीधा तार जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सीधी बैटरी जुड़ी हुई है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो 5 का 5 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर हमें एक आदर्श वोल्टता सोर्स चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो हमें जेड इनको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि आंतरिक प्रतिबाधा को क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो क्या होगा, रियल वोल्टेज सोर्स। सेम चीज़ आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, जिसमें करंट कांस्टेंट रहे। अब करंट कांस्टेंट रहने के लिए इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका इफेक्ट कब आएगा, जब सीरीज़ में इफेक्ट को कम करना होता है तब हम उसको क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। वैसे ही पैरेलल में जब कोई चीज़ होती है उसके इफेक्ट को शून्य करना हो तो उसको अनंत कर दो। तो जेड को हमने क्या कर दिया, अनंत कर दिया, ठीक है। अगर ये अनंत होगा तब इसमें करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट। अदरवाइज कांस्टेंट नहीं होगी, और जब कांस्टेंट नहीं होगी तो ये कैसा होगा, रियल करंट सोर्स, जो कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलती, ठीक है, वास्तव में ऐसा होता है। जबकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसा होता, आइडियल करंट सोर्स होता। ध्यान में रखना, कोई भी सोर्स आइडियल होना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़, कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धता उसमें अवश्य पाई जाती है, ठीक है। देखिए जी, डेफिनेशन में ही आगे हम बात करें तो लीनियर इम्पीडेंस की बात करते हैं, जिसमें V और I वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। तो वो क्या होगी, लीनियर इम्पीडेंस। RLC मतलब रेजिस्टेंस, प्रेरित्व को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें, मतलब प्रेरित्व और प्रतिरोध और आपका संधारित्र, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, लीनियर इम्पीडेंस होती है। इसमें जो V और I में ग्राफ होगा वो क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा। जैसे कि V = IR है, सीधा दिख रहा है, प्रोपोर्शनल है। इसका आप इधर लेके जाके T के सापेक्ष समाकलन करोगे तो V और I में रिलेशन आएगा, वो भी कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ऐसे ही इधर इसको ले जाकर इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो अगेन V और I में जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, लीनियर आता है। तो इन तीनों में ग्राफ आते हैं लीनियर, लेकिन डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब में क्या आते हैं, लीनियर ग्राफ नहीं आता। जैसे कि आपने डायोड में देखा होगा, तो डायोड में अग्रदिशित 22 और पश्चदिशित 22 में कुछ इस प्रकार से आपने ग्राफ देखे होंगे। तो ये ग्राफ कोई भी हालत में क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। सेम ट्रांजिस्टर की मैं बात करूँ, ट्रांजिस्टर में इस प्रकार के ग्राफ आते हैं, तो ये कोई भी हाल में लीनियर नहीं है। अगर किसी ने पढ़े हैं तो मैंने प्रैक्टिकल्स इसके कराए हुए देखा होगा, ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं आते हैं। कुछ हद तक लीनियर आ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट लीनियर नहीं होते हैं V और I में ग्राफ। तो ये इसलिए डायोड और ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह जो है ये लीनियर इम्पीडेंस नहीं है। जबकि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और आपका प्रेरित्व और संधारित्र, ये क्या है, आपकी लीनियर इम्पीडेंस, मतलब कि आपकी रैखिक प्रतिबाधाएं हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लीनियर इम्पीडेंस एलिमेंट्स फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब इनमें वोल्टेज को आप सीधा जोड़ सकते हो, करंट को सीधा जोड़ सकते हो, जबकि उनमें ऐसा नहीं होता है। दो डायोड जुड़े हुए हैं, दो डायोड्स के मिश्रण से एक ट्रांजिस्टर बना हुआ है, तो वहाँ पर आप सीधे करंट्स को नहीं जोड़ सकते। वहाँ पे कुछ अंदर जो क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज़ यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीधा फॉलो होता है, जबकि वहाँ पर फॉलो होता ही नहीं होता, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक होता है बाइलेटरल इम्पीडेंस। बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या होता है, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट इन एलिमेंट इफ़ द इम्पीडेंस डजंट चेंज, मतलब कि अगर एक, मैंने बात की, कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ऐसे ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी मैंने मानी, और इस बैटरी के आगे मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जुड़ा, अब ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को मान लो आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, यहाँ पे अपने क्या मिल रहा है, आउटपुट, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट लगा रखा है, इस एलिमेंट के लिए बात करते हैं। अगर इसमें डायरेक्शन ऐसे धारा की, अब बैटरी इधर जोड़ दी जाए तो अगर चेंज नहीं हो इसकी इम्पीडेंस, इसका मतलब प्रतिबाधा चेंज नहीं हो, तो ये क्या कहलाता है, बाइलेटरल। क्या कहलाता है, बाइलेटरल, मतलब कि द्विपार्श्विक, ठीक। और अगर चेंज हो जाए तो ये क्या नहीं कहलाता, बाइलेटरल नहीं कहलाता। चेंज किस में होता है, चेंज किस में नहीं होता, 1 ओम का, अब इस रेजिस्टेंस को देखिए, ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक सीधा तार का टुकड़ा। अब इसको ऐसे जोड़ दो चाहे ऐसे, धारा चाहे इसमें कैसे ही भाई, ये तो 1 ओम रेजिस्टेंस हो तो 1 ओम रेजिस्टेंस ही रहेगा। कैपेसिटर, अगर इसकी धारिता 1C है तो 1C ही रहेगी, 1F है तो 1F ही रहेगी, 1μF है तो 1μF ही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ये प्रेरित्व है, तो इनमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डायोड की, जैसे मैंने ये डायोड ली,
इसमें धारा ऐसे जा रही है, ये P है और ये N है। धारा प्लस से किधर से जाती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो मतलब P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, N नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो क्या है, फॉरवर्ड बाइस। तो उस कंडीशन में Z होता है, ये काम होता है, ZF क्या होता है, ZF फॉरवर्ड के लिए ZF होगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, घुमा दूँ, तो ऐसे हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इधर N इधर P, तो अब क्या होगा, वही धारा की दिशा हमने चेंज कर दी, ऐसे मान सकते हैं, या हम इसको ऐसे करो, PN डायोड को ऐसे रहने दो, धारा की दिशा चेंज कर दो, तो धारा ऐसे आ रही है, तो अब प्लस इधर होगा, माइनस इधर, तो ये N है, ये P। तो अब ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में जो Z रिवर्स होता है उसकी वैल्यू ZR क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ZF से, मतलब कि प्रतिबाधा इसमें बढ़ जाती है, तो प्रतिबाधा का मान बढ़ गया। ठीक है, प्रतिबाधा चेंज हो गई। कुल मिला के जब धारा की दिशा हमने चेंज की तो उसमें प्रतिबाधा का मान भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, बाइलेटरल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हमने दे दिए, वही कैपेसिटर L मतलब नेटवर्क कैपेसिटर का C ब्रांच। नेटवर्क की का वो पार्ट जिसमें आपकी करंट सेम रहे वो क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ धारा नहीं स्टार्ट हुई प्लस से माइनस की तरफ जाने के लिए, तो ये जो धारा होगी यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी, इसके बाद में 2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन A और B में धारा सेम रहेगी। अब यहाँ से जो गई B C और आगे कोई ये जो धारा जा रही है B से C की तरफ, इसको आगे कोई डिवाइडेशन मतलब आगे कोई भाग होने के लिए नहीं है, तो इसमें सेम डायरेक्ट बहेगी। तो B C से लेकर E तक, B C D और मैं कह सकता हूँ E, यहाँ तक धारा क्या है, सेम। तो ये एक ब्रांच हो गई। ठीक है, इसके अलावा BE में सेम करंट बहती है, तो BE में क्या हो गई, धारा सेम। इसके अलावा यहाँ पर आते धारा का मान, दोनों को धारा जुड़ जाती है, तो यहाँ पे धारा चेंज हो जाती है, तो BE तक सेम है, तो BE एक ब्रांच हो गई। इसके अलावा AB एक ब्रांच होगी और BCDE भी एक ब्रांच हो गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस की मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड पड़ेगा कि नोड्स, वो पॉइंट नेटवर्क के अंदर जहाँ पे 2 या ज़्यादा ब्रांचें मिले वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन, लूप क्या कहते हैं, बंद क्लोज पाथ को लूप कहते हैं। अब किताबों में क्या लिखा होता है कि जब ब्रांचें मिलकर लूप बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लूप का मतलब क्लोज पाथ होता है, दैट्स इट। ठीक है, किरचॉफ लॉ 2 है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसमें होता है, KCL में। अब ये ध्यान में रखना, यहाँ पे स्टेडी करंट की बात होती है, मतलब स्थायी धारा की बात होती है। अगर वहाँ पे अस्थायी धारा बहती है, मतलब स्पंदमान धारा जिसमें धारा का मान चेंज होता रहता है, उसके लिए क्या होता है, या उसके लिए ये नियम फॉलो नहीं होता। ये सिर्फ स्थायी धाराओं के लिए अप्लाई होता है जिसमें बैटरी जुड़ी होती है। तो KCL जो है 8 नोड्स, अगर हम KCL लगाएंगे तो उसमें समीशन ऑफ I 0 होना चाहिए। मतलब कि ऐसे नोड पे ऐसे धाराएँ आ रही है बहुत सारी, इधर से I1 आ रही है और फिर इधर चली गई I1 आ रही है और I2 धारा आ रही है। ठीक है, इधर I3 गई और इधर I4 गई, तो जाने वाले को नेगेटिव लिया जाएगा, आने वाले को पॉजिटिव। तो दिस मीन्स कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, इन सब का समीशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहाँ पे, सिर्फ नोड पे, और जगह पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यूज़फुल किसके लिए है, नोड और जंक्शन एनालिसिस में ये इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। इसमें चार्ज एक जगह संचित नहीं हो सकता है। एग्जांपल लेके बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा के बता देता हूँ फिर से। जैसे कि एक सेकेंड, अब देखिए, जैसे यहाँ से Q1 आवेश आया इस पर, और इधर से कितना आवेश आया, Q2, इधर गया Q3, इधर गया कितना, Q4। तो इस जगह पे टोटल आवेश कितना होना चाहिए, 0। तो आने वाला कितना था, Q1 प्लस Q2, गया कितना, Q3 माइनस Q4, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका अवकलन कर दो भाई। ठीक है, इस वक्त में ये किसका नियम है, ये आवेश संरक्षण का नियम है। किसका है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने लगाया। अब इसका मैंने अवकलन किया तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो वही चीज़ आ गई जो हमने KCL में पढ़ा है, किरचॉफ करंट लॉ में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज नियम की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को बताता है, जिसमें क्लोज पाथ में जाने पर अगर आप चलते हो तो एलिमेंट्स के कारण जो वोल्टेज होगा उन सब का योग कितना होगा, 0 होगा।
ये लूप एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसकी थ्योरी वो भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि ये एक चीज़ ले ली मैंने, यहाँ पर मैंने बैटरी जोड़ी प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया Z1, ठीक है। और फिर मैंने अगेन आगे मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया Z2, फिर मैंने यहाँ पे जोड़ दी बैटरी प्लस और ये मैंने माइनस जोड़ दिया, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं E1 E2, ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी किसी एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये कैसे है। आपको पता होना चाहिए कि एक काम धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है वोल्टेज, ठीक है। और क्यू आवेश को, पूरे आवेश को लाने में किया गया क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होगी, Q गुणा वोल्टेज। तो इसके कारण ऊर्जा कितनी होगी, QE1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें से वोल्टेज कितनी जाएगी, इसमें धारा बह रही मान लो I, तो कितना होगा IZ1। तो ये तो धारा वोल्टेज देने वाला हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज ये ऊर्जा का ह्रास होता है यहाँ पे। तो IZ1 तो हो गई उसका वोल्टेज, वोल्टेज को मैं किससे गुणा कर दूँ, Q से, तो क्या जाएगी एनर्जी, क्योंकि ये ह्रास को रिप्रेजेंट करता है तो माइनस का साइन, नेक्स्ट में से माइनस का Q IZ2, ठीक है। अब देखो ये प्लस, इसकी पोलरिटी ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा माइनस का E2। अब कहोगे सर ऑपोजिट कैसे है, तो प्लस से नेक्स्ट जो जुड़ना चाहिए था माइनस और फिर उसके बाद में प्लस आना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए इसकी पोलरिटी ऑपोजिट मानी जाती है। तो ये तो उसका वोल्टेज है, वोल्टेज को किससे गुणा करोगे, Q से, तब क्या आएगा एनर्जी। टोटल कितना होना चाहिए 0। अब ये दोनों को हमने प्लस, इसको हमने प्लस में लिया है, इस दोनों को माइनस लेने के पीछे वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे वोल्टेज का पतन हो रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है। और इसके लिए मैंने बताया है कि ये क्यों यूज़ होता है QI2। इसको नेगेटिव इसलिए लिया, इसकी वोलेटिलिटी क्या है, ऑपोजिट है, तो ये इफेक्ट भी क्या दिखाएंगे, ऑपोजिट। अब Q को कोमा लेके हटा दो तो क्या आएगा E1 माइनस I1Z1 माइनस IZ2 माइनस E2 इक्वल टू 0। अब किरचॉफ लॉ में क्या कहता है कि वोल्टेज का यूज सम कितना होना चाहिए 0। तो पहले वोल्टेज E1, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज नहीं है, क्या है वोल्टेज का ड्रॉप, तो नेगेटिव। अगेन वोल्टेज का ड्रॉप नेगेटिव, और पोलरिटी अलग तो नेगेटिव। ये किरचॉफ के लॉ से आ रही है और ये ऊर्जा शिक्षण के नियम से आ रही है, दोनों क्या है सेम। तो इसलिए किरचॉफ का नियम क्या है, ऊर्जा शिक्षण नियम का ही से ही बना हुआ है। तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक क्लोज पाथ के अंदर या लूप के अंदर वोल्टेज का कुल योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। किस में यूज़फुल है ये, मैथ्स और लूप एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस में मेहनत बहुत लगी है, ये किसी लाइक और शेयर के लिए नहीं है, ये आप सबकी पढ़ाई के लिए है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, यही मेरा कहना है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे भी अच्छे वीडियो बना के मैं आपको परफॉर्म करूँ, ताकि आपको और पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।